एक मिनट बस, about to start. Yes. Okay, started. Please go ahead. Okay. Yeah. I'll just put my camera on to introduce myself, okay? Yes. Okay. I'm visible? Yes. Visible. Spotlight कर दीजिए. Spotlight करिए राजीव जी. Okay. Yes, you're visible. Okay, just one. So let me introduce myself. My name is Dr. Sonia Obhal. I'm MD physician and I'm a certified BLS, matlab basic life support, and ACLS, matlab advanced cardiac life support from AHA, American Heart Association. So ये जो American Heart Association का जो guidelines है BLS के लिए या ACLS के लिए, all over the world same है. So everyone follows the same protocol and वही आज हम सीखेंगे. Okay. So according to me, BLS is very important और सबको ये आना चाहिए because you can save somebody's life. If you are in a position when somebody is not breathing or is collapsed in front of you and there's nobody, कोई है नहीं वहाँ पर, तो फिर you can save that person's life. फिर इसको सीखने के लिए आपका कोई भी background हो सकता है, whether you're medical background, whether you have something else, whether you're just a layman, but ये मेरे हिसाब से सबको आना चाहिए. Okay, so मैं अपना screen share करती हूँ. We'll start the PPT. Visible है? Perfect. जी. Okay. Basic life support. इसको commonly CPR बोलते हैं. आप लोगों ने सुना होगा. So CPR का full form है cardiopulmonary resuscitation. मतलब cardio मतलब heart, pulmonary मतलब lungs, resuscitation मतलब दोबारा से शुरू करना. So आपका heart और आपका lung एक system की तरह काम करते हैं. अगर एक भी stop हुआ तो दूसरा भी stop हो जाएगा. तो they like work like a unit. और इसलिए इसको cardiopulmonary resuscitation कहते हैं. Okay. So CPR उन लोगों को दिया जाता है जो suddenly collapse हो जाते हैं because of a cardiac arrest. अब cardiac arrest क्या है? Cardiac arrest का मतलब है heart एकदम से suddenly stop हो जाता है और इसकी वजह से एक इंसान collapse भी हो सकता है. Collapse हो जाता है basically. Unfortunately ज़्यादातर cardiac arrest hospital setting के बाहर ही होते हैं. इसका मतलब जो primary emergency rescuer है, जो primary caregiver है, वो mostly या तो family member होता है या तो कोई फ्रेंड या कोई रैंडमली रोड पे चलने वाला कोई बायस्टैंडर होता है, राइट? सो अब आप सोचिए अगर किसी को ये बेसिक लाइफ सेविंग का मेथड पता है तो किसी की जान भी बच सकती है या फिर दे कैन बाय सम टाइम टिल द इमरजेंसी टीम अराइव्स, द पैरामेडिक्स अराइव, राइट? सो if a good CPR, if immediately initiated का मतलब immediately initiated का मतलब ये है कि आइडेंटिफाई करके तुरंत विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम CPR शुरू करना. और एक इफेक्टिव CPR कैन इंक्रीज द चांस ऑफ सर्वाइवल बाय 3 to 4 times. ओके, तो पहले हम लोग कार्डियक अरेस्ट के रीजंस देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे. So the most common cause है cardiac arrest का is heart attack. Heart attack सबको पता होगा. So अगर उस patient को on time medical help नहीं मिली तो patient can have a cardiac arrest and can eventually die. It depends on how severe the blockage is. Second cause है arrhythmia. Arrhythmia का मतलब है irregular heartbeats. So जैसे ब्रेन में जिस तरह से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वैसे ही हार्ट में भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती है और उसका एक रेट और एक रिदम भी होता है. सो जो डॉक्टर्स ECG करके पढ़ सकते हैं, राइट? तो अगर इस रिदम में बहुत टाइम तक के लिए अगर एब्नॉर्मलिटीज रहे तो फिर कार्डियक अरेस्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं. देन डायबिटीज कैन कॉज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. अपने हार्ट के लिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो कैल्शियम, दूसरा पोटेशियम एंड तीसरा इज मैग्नीशियम. अगर इन इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल ब्लड में काफी कम है या ज्यादा है, दैट कैन आल्सो ट्रिगर अ कार्डियक अरेस्ट. ओके,
देन इज रेस्पिरेटरी अरेस्ट. रेस्पिरेटरी अरेस्ट मतलब जब कोई ब्रीदिंग नहीं कर सकता, मतलब ब्रीदिंग पूरी तरह से अरेस्ट हो जाता है. ओके, सो इसके क्या रीजन है? चोकिंग मोस्टली बच्चों में देखा जाता है. व्हेन दे स्वॉलो कोई छोटा सा टॉय या कॉइन स्वॉलो करते हैं, सो दैट कैन कॉज अ रेस्पिरेटरी अरेस्ट. और अगर रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ तो फिर कार्डियक अरेस्ट भी होगा. ड्राउनिंग, डूबता हुआ इंसान, राइट? मतलब लंग्स में पानी भर जाएगा तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट होगा, तो फिर इवेंचुअली कार्डियक अरेस्ट होगा. फिर चेस्ट को ट्रॉमा, राइट? मतलब अगर रिब फ्रैक्चर हो गया फॉर एग्जांपल, तो ये जो फ्रैक्चर रिब होता है ना, शार्प होता है, सो इट कैन गो एंड पियर्स योर लंग्स, सो दैट कैन आल्सो कॉज रेस्पिरेटरी अरेस्ट. फिर ड्रग ओवरडोज हो गया. देयर आर सर्टेन ड्रग्स, अगर वो कंट्रोल्ड मतलब हॉस्पिटल सेटिंग्स में अगर दिया जाए तो कुछ नहीं होता, बट अपने ब्रेन में ना देयर आर रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो सिग्नल देते हैं लंग्स को व्हेन टू ब्रीथ एंड व्हेन नॉट टू ब्रीथ. इवन इफ अगर लंग्स नॉर्मल है, लेकिन इन ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से अगर ब्रेन में वो रेस्पिरेटरी सेंटर काम नहीं करता है, तो दैट कैन अरेस्ट योर ब्रीदिंग. ओके, देन देयर आर सर्टेन पॉइजन्स जैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स है. ये मोस्टली पेस्टिसाइड्स में दिखते हैं. ओके, सो दीज ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आपके बॉडी में सारी सिक्रीशंस बढ़ाता है. यू विल गेट डायरिया, एक्सेसिव यूरिनेशन, लंग्स में पानी भर जाना. अगेन द सेम मैकेनिज्म सेम ही है, ब्रीदिंग अरेस्ट. ओके, सम टाइप ऑफ निमोनिया या इन्फ्लुएंजा, इवन कोविड में लंग्स में पानी भर जाता है. इट्स कॉल्ड ARDS, acute respiratory distress syndrome, right? Then fire, sorry. Here it is. हाँ, so fire के केस में जहाँ पे स्मोक होता है ना, वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, and that is the most dangerous thing. Okay, so next is heavy alcohol use or binge drinking. ये मोस्टली अल्कोहल जो लोग ज्यादा पीते नहीं है ना, एंड सडनली इफ दे बिंज ड्रिंक, तो फिर कार्डियक अरेस्ट के चांसेस होते हैं, राइट? देन फिजिकल स्ट्रेस और एक्सेसिव फिजिकल एक्सर्शन जैसे कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट हो गया, और ये भी मोस्टली मेल्स में देखा जाता है, एंड पीपल हु आर नॉट वेरी फिजिकली एक्टिव. तो इफ दे मतलब सडनली आप मैराथन के लिए भाग रहे हो, or you're just going and playing some game, suddenly you're not physically active but you're going and playing, so that can also cause can trigger a cardiac arrest अगर आपका हार्ट में कुछ पैथोलॉजी है तो. then recent use of cocaine, amphetamines and marijuana, ये सब ड्रग्स है. इसमें सबसे खतरनाक है कोकेन. फिर कैफीन, कॉफी का एक recommendation है, you should not have more than 4 cups of coffee every day, so it can trigger cardiac arrest. Caffeine can be powder form में आता है, pills में आता है, energy drinks में होता है, right? Then severe emotional stress can also trigger a cardiac arrest, and heavy smoking can also cause heart attack, and heart attack can eventually trigger a cardiac arrest. Males are more prone to a cardiac arrest than females, लेकिन menopause के बाद females में risk same होता है. Then it increases with age, और young लोगों में अगर हुआ तो फिर either it is a family history, या तो फिर genetic है, या फिर already कोई heart pathology है, या फिर आपके heart के conduction में electrical activity में कुछ problem है. और this is not important but it's very interesting, so I'll tell you. Black people are more prone to cardiac arrest than white people, and least prone are Asians. ये इसलिए है because we Asians we eat a lot of spices, and especially India में आयुर्वेदिक lifestyle follow करते हैं, सात्विक, so that is why Asians में कम दिखाई देता है, but compared to the other races. Okay, so steps. सबसे पहले है scene safety. So फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे फायर है, राइट? सपोज आपके घर में, मतलब आपके नेबरहुड में या कहीं पे आग लगी है, राइट? एंड समवन यू नो इज स्टक इन द फायर, तो हमारे अंदर, सबके अंदर जेम्स बॉन्ड होता है, वी ट्राई टू जंप इन, बट ऐसा मत कीजिए. कॉल द फायर ब्रिगेड. ओके, डू नॉट एंटर वेयर देयर इज स्मोक, एंड व्हाट यू विल डू इज यू विल ओनली कॉम्प्लिकेट फायर ब्रिगेड का काम, फिर उनको दोनों को सेव करना पड़ेगा. सो जस्ट डोंट जंप इन. ओके, देन सेकंड सिनेरियो इज इफ समवन इज ड्राउनिंग, कोई डूब रहा है पानी में,
और अगर आपको तैरना नहीं आता तो प्लीज डोंट डाइव इन द वाटर. ओके. देन अदर सिनारियो, अगर जहाँ पे ये इंसिडेंस हुआ है, जहाँ पे वो पेशेंट पड़ा है, वहाँ पे कोई स्पिलेज तो नहीं है, मतलब कुछ केमिकल तो नहीं गिरा वहाँ पे, केरोसिन या पेट्रोल टाइप का, या फिर कोई इलेक्ट्रिकल वायर्स तो नहीं है आसपास. सो सीन सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, आपने एरोप्लेन्स में वो जो अनाउंसमेंट करते हैं ना सेफ्टी के लिए, तो बोलते हैं कि पहले मास्क अपने आप पहनिए, फिर दूसरों को पहनाइए. सो दैट मतलब to save another life you need to be safe first, right? So that's why rescuer safety comes before victim safety. ठीक है. और एक बात, अगर आपके पास ग्लव्स और मास्क है तो प्लीज वेयर दैट. आई नो वी डोंट रोम अराउंड विद इट, लेकिन अगर अवेलेबल है तो प्लीज वेयर इट. ठीक है. दिस इज द सीन सेफ्टी. सेकेंड कम्स रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स मतलब हमें ये देखना है whether that person is responding. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल एक सिनारियो ले लेते हैं कि आप यू आर जॉगिंग इन द गार्डन और आपके सामने एक अंकल है, बूढ़े अंकल है, एंड ही सडनली कोलैप्सेस. ठीक है. तो आप सबसे पहले तो सीन सेफ्टी देखोगे. ठीक है, वहां पे गार्डन में तो क्या ही होगा. सो यू गो टू हिम, यू अप्रोच हिम. तो आपको सबसे पहले उनके शोल्डर्स पे टैप करना है और जोर से आवाज लगानी है. यू कैन कॉल हिम अंकल या फिर मिस्टर या जो भी आपको बुलाना है, जोर से आवाज लगानी है सो दैट ही कैन हियर यू. विगरसली ज्यादा शेक नहीं करना है, क्योंकि अगर सपोज एक्सीडेंट का केस है और उनको नेक में कोई इंजरी है, राइट, तो अगर आप जोर से शेक करोगे तो वो वर्सन हो सकता है और ब्रीदिंग ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है. सो जस्ट टैप ऑन द शोल्डर्स एंड आवाज लगाइए. नाउ सपोज ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दैट ऑल्सो. सो नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज कॉल फॉर हेल्प. आजू बाजू जो भी आपके आसपास जो भी है, जोर से आवाज लगाइए हेल्प हेल्प करके. ठीक है. एंड अगर आपके आसपास कोई नहीं है तो अपना फोन उठाइए, फोन निकालिए एंड डायल 112 या 102. एम्बुलेंस का नंबर इज 102. नेशनल इमरजेंसी नंबर ये इंडिया का है 112. आई थिंक यूएस का 911 है शायद. इसका आई हैव अ लिस्ट ऑफ इमरजेंसी नंबर्स. आई विल शेयर दैट इन द ग्रुप. सो अगर कोई आता है आपको हेल्प करने के लिए तो दैट पर्सन कैन कॉल द एम्बुलेंस. अगर किसी के पास लोकल एम्बुलेंस का नंबर है, लोकल हॉस्पिटल का नंबर है, वेल एंड गुड, राइट. सो इन दैट केस यू विल बी द रेस्क्यूअर नंबर 1 और जो दूसरा इंसान है आपको हेल्प करने के लिए आया है, दैट विल बी रेस्क्यूअर नंबर 2. सो इफ देयर इज नोबडी, आप अकेले हो, तो आपने डायल किया, आप स्पीकर पे रखो फोन और साइड में रख दो, राइट, सो दैट योर हैंड्स विल बी फ्री. इसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको क्या बताना है? सबसे पहले है नंबर ऑफ कैजुअलिटीज. अप्रोक्सीमेट बता सकते हो. सपोज कोई एक्सीडेंट केस है और बहुत सारे कैजुअलिटीज है, तो आपको अप्रोक्सीमेटली नंबर बताने हैं, हाउ मेनी कैजुअलिटीज आर देयर. देन अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द पेशेंट, मतलब बेसिकली अडल्ट है या बेबी है, पीडियाट्रिक है, राइट. एंड एग्जैक्ट लोकेशन, लैंडमार्क के साथ बताइए. दिस विल सेव टाइम सो दैट वो पहुंचे आपके पास. और एक और चीज है इसमें मैं ऐड करना चाहती हूँ कि आप अपना फोन कंटिन्यू रखिए, मतलब कट मत कीजिए. स्पीकर पे रख के कीप इट ऑन, एंड इससे क्या होगा, दे विल नो कि सीपीआर कहाँ तक पहुंचा है, कितना इफेक्टिव है, एंड दे कैन गाइड यू आल्सो, राइट. सो जस्ट कीप द फोन ऑन गोइंग. सो दिस वाज सीन सेफ्टी, रिस्पॉन्स एंड कॉलिंग फॉर हेल्प. अब सीपीआर देना है, राइट. सो सीपीआर के ना पहले एबीसी रहता था, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन. अभी उसको चेंज करके कैब कर दिया है, CAB. सो पहले आपको सर्कुलेशन देखना है, फिर एयरवे और फिर ब्रीदिंग. सो सर्कुलेशन कैसे देखना है? यू हैव टू चेक द पल्स. ओके. सो लेट मी जस्ट पुट ऑन माय कैमरा 1 second. Am I visible? Yes. Yeah. तो हम लोग यूजुअली पल्स यहाँ पे चेक करते हैं ना. दिस इज आवर रेडियल आर्टरी. सो अगर पेशेंट का बीपी बहुत लो है तो दिस विल नॉट, यू कांट फील दिस पल्स, राइट. सो इसको नहीं चेक करना है. सेंट्रल पल्सेस चेक करने हैं. सो सेंट्रल पल्सेस कौन से है? दिस इज, कैन यू सी माय कर्सर? Yes. ओके. सो दिस इज द कैरोटिड आर्टरी. ये ना आपके थायराइड ग्लैंड जो होता है ना, नेक का एकदम सेंटर, इसके आइदर साइड पे, लेफ्ट में भी होता है, राइट में भी होता है. अगर आप ऐसा 2 फिंगर रखेंगे ना तो आपको फील होगा, if you can feel it. So that is your carotid artery. So that is one of the central artery. और दूसरा है यहाँ पे near in your groin area which is called as femoral. Okay.
बट गो फॉर कैरोटिड, डोंट गो फॉर फीमरल, बिकॉज इसको ना बहुत डीपली पैल्पेट करना है, मतलब डीपली उसको प्रेस करके फिर तभी वो फील होगा, अदरवाइज फील नहीं होता। इसको तब करते हैं जब सपोज बर्न केस है, उसका फेस और नेक पे कुछ बर्न है या फिर नेक इंजुरी है, देन यू गो फॉर दिस, अदरवाइज यू ऑलवेज गो फॉर दिस। इसको चेक कितने टाइम के लिए करना है? ओनली फॉर 5 to 10 seconds, नॉट मोर देन दैट। ओके, सो सबसे पहले इफ यू कैन सी इन दिस फोटो, इसका एक हाथ उसके फोरहेड पे है, दिस इज टू स्टेबलाइज हिज हेड। उसको उसके हेड को स्टेबलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पेशेंट इज अनकॉन्शियस, गर्दन कैसे भी मूव हो सकती है, तो उसको स्टेबलाइज करना इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड हैंड इज ऑन द पल्स, राइट? ओके, फीमरल पल्स का मैंने बता दिया। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास वॉच नहीं है, यू वोंट नो 5 to 10 seconds है, तो इसके लिए एक ट्रिक है, यू कैन काउंट 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 ऐसे। इसका क्या रीजन है? बिकॉज द टाइम टेकन टू से 1000 is equal to 1 second. So you'll know how many seconds have passed. Okay, so not more than 5 to 10 seconds. Okay, then second is airway and breathing. Look, listen and feel for breathing for no more than 10 seconds. आप लुक कैसे कर सकते हो? आप पेशेंट का चेस्ट राइज देख सकते हो, मतलब चेस्ट ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं। इफ दैट इज नॉट, अगर पेशेंट बहुत ज्यादा ओबीज है या फिर इट्स कोल्ड एंड पेशेंट इज वेयरिंग जैकेट और बहुत सारे लेयर्स है, तो यू वोंट बी एबल टू सी। सो इन दैट केस यू हैव टू लिसन, मतलब आपका कान आप उसके मुंह के पास लेके जाके यू कैन लिसन, और यू कैन जस्ट प्रेस योर हैंड ऑन द चेस्ट एंड फील द ब्रेथ। ये भी नॉट मोर देन 5 to 10 seconds, सिर्फ 10 seconds के अंदर अंदर ही करना है। सो एबनॉर्मल ब्रीदिंग क्या होती है? इफ द विक्टिम इज बैडली ब्रीदिंग, या फिर इनफ्रीक्वेंट ब्रेथ्स है, या फिर स्लो है, या फिर नॉइजी ब्रेथ्स है, दैट इज एबनॉर्मल ब्रीदिंग, राइट? ओके, यहाँ आपको दोनों चीजें साइमल्टेनियसली करनी है, पल्स भी चेक करना है और ब्रीदिंग भी। सो दिस विल सेव टाइम। अगर आप उस 5-10 seconds में आप ब्रीदिंग भी चेक कर रहे हो, पल्स भी चेक कर रहे हो, दैट विल सेव टाइम। उसके बाद यू हैव टू सिक्योर द एयरवे। एयरवे क्या होता है? सो फ्रॉम योर माउथ, फिर आपका आ गया एपिग्लॉटिस, और जो वोकल कॉर्ड होता है, वोकल कॉर्ड के बाद नीचे ट्रैकिया, जहां से लंग्स शुरू होते हैं, सो वो सब उसको एयरवे बोलते हैं। सो आपको जहां जैसे इसमें दिखाया है, इसका हेड है ना, टिल्ट करना है नीचे और चिन को ऊपर लिफ्ट करना है। इससे क्या होगा? द माउथ, द वोकल कॉर्ड्स ओवर हियर एंड द ट्रैकिया व्हिच इज हियर, इट विल कम एक एक्सिस में आ जाएगा, और अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो खुल जाएगा, एयरवे ओपन हो जाएगा उसका, ठीक है? ओके, सो यू हैव टू लिफ्ट द चिन टू ओपन द एयरवे। सो जैसे आपको इस पिक में दिख रहा है, इट्स नॉट दैट विजिबल, लेकिन ही इज looking for the rise of the chest, also listening to the breathing and also checking the pulse. So ये simultaneously हो सकता है। Okay, next is chest compression. इसके बाद chest compression है। आप जितना हो सके ना प्लीज हिंदी में बोलिए, बिकॉज यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो शायद मतलब उतना ना समझ पाए। हाँ, I'll try. Thank you. ओके, चेस्ट कंप्रेशन का स्टेप सबसे ज्यादा क्रूशियल है। अगर आपको ब्रीदिंग या पल्स नहीं फील हुई 10 सेकंड के अंदर अंदर, तो यू हैव टू इमीडिएटली स्टार्ट द चेस्ट कंप्रेशन। सो चेस्ट कंप्रेशन, इवन इफ यू आर अलोन, अगर आप अकेले भी हो तो भी विक्टिम को छोड़ना नहीं है, तुरंत सीपीआर स्टार्ट करना है। तो यू हैव टू नील, मतलब पेशेंट के साइड पे आप नील हो जाओ, घुटनों पे बैठ जाओ, ठीक है? उसके बाद आपको आपके हाथ का जो हील है उसको चेस्ट के सेंटर में रखना है, मतलब ब्रेस्ट बोन के जस्ट लोअर हाफ पे, ओके? और दूसरा हाथ आपको उसके टॉप पे रखना है और फिंगर्स को इंटरलॉक करना है। 1 second, आई शो यू। आपको इस पिक्चर में दिख रहा है? यस दिख रहा है। तो दिख रहा है। हाँ, सो इस लेडी का जो हाथ है ना, जो नीचे वाला हाथ है, इट इज स्ट्रेट, राइट? उसके ऊपर दूसरा हाथ उसने रखा है, इंटरलॉक किया हुआ है, और उसके एल्बो स्ट्रेट है। इफ यू कैन सी मी, दिस इज द हील ऑफ योर हैंड, ओके? दिस इज द हील, इससे प्रेस करना है। सो योर हैंड, वन हैंड विल बी लाइक दिस, सेकेंड हैंड विल गो लाइक दिस, और इसको ऐसे इंटरलॉक करना है। इंटरलॉक करने से वो स्टेबिलिटी आ जाती है, एंड यू हैव टू कीप योर एल्बो स्ट्रेट,
ओके और पुश करना है. So you have to press down on the sternum. इसका रेट इज 100 to 120 per minute और पुश करना है एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर तक अंदर. ठीक है. एंड आफ्टर मतलब कंप्रेशन के बाद उसको रिलीज करना है थोड़ा सा प्रेशर, ताकि लंग्स रिकॉइल हो जाए दोबारा से, क्योंकि आप प्रेस कर रहे हो तो सिर्फ हार्ट के साथ साथ लंग्स भी प्रेस हो रहे हैं, तो लंग्स को भी रिकॉइल होने का चांस देना चाहिए. सो व्हेन यू आर प्रेसिंग देन रिलीज, प्रेस देन रिलीज. अगला एक वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ. You know, see how she is pressing then releasing, pressing then releasing. उसका एक हाथ interlocked है and it is on the sternum, lower half of the sternum. दोबारा से देख लीजिए. Okay. ओके. चेस्ट कंप्रेशन हो गया. इसका ना एक रेशियो है. ओके. ये दिस इज कॉल्ड रेस्क्यू ब्रेथ. ठीक है. सो आपको 30 टाइम्स चेस्ट कंप्रेशन देना है. उसके बाद आपको 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स देने हैं. सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ डूइंग दिस. सी इन दिस पिक्चर यू कैन सी इस पेशेंट का नोज पहले पिंच किया है विथ इंडेक्स फिंगर और थंब से. पहले नोज पिंच करना है. ओके. हेड टिल्ट करना है, चिन ऊपर उठाना है, इससे एयरवे ओपन हो जाएगा और माउथ उसका ओपन हो जाएगा. उसके बाद यू हैव टू पुट योर माउथ ऑन द फेस, ऑन इट्स माउथ, ऑन द पेशेंट्स माउथ, और उसको एयर टाइट सील करना है. अगर आप नहीं कर सकते तो आप एक हैंडकरचीफ उसके ऊपर डाल सकते हो, या फिर ये यहाँ पे मास्क है. हम लोग मतलब यूजुअली लोग मास्क तो लेके नहीं घूमते हैं, बट ये पैरामेडिक्स यूजुअली ये यूज करते हैं. ओके. So this is the method of giving the rescue breaths. So 30 chest compression हो गए. उसके बाद 2 rescue breaths है. And after that you have to listen whether that person is breathing or not. यहाँ इस सिनारियो में 2 लोग हैं. एक जो chest compression दे रहा है और दूसरा पेशेंट के हेड के पास है जो उसका एयरवे ओपन कर रहा है और rescue breaths दे रहा है. Okay. So इसका भी एक वीडियो है. Let me show you. So she is keeping an airtight seal. 1 breath, 2nd breath. So इसके बाद ये 2 ब्रेथ होने के बाद तुरंत दोबारा से CPR स्टार्ट करना है, वेट नहीं करना है. ठीक है. So इसमें टेक अवे ये है कि every chest compression there has to be 30 chest compression and 2 rescue breaths. That is the ratio. 30:2. Depth is 4 to 5 centimeter. Rate is 100 to 120 per minute. और एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जब आप रेस्क्यू ब्रेथ दे रहे हो also has to be, वो भी 10 सेकंड के अंदर देना है. मतलब आपका वो जो इंटरप्शन है वो ज्यादा टाइम के लिए ना हो, क्योंकि चेस्ट कंप्रेशन इज मोर इम्पोर्टेंट. पेशेंट का हार्ट स्टार्ट करना इज मोर इम्पोर्टेंट. और टोटली यू कैन गिव 5 साइकिल्स. और 5 साइकिल के बाद अगर आपके साथ कोई और है तो आप स्विच कर सकते हो, क्योंकि इट्स टायरिंग to give chest compression. This next slide is for pediatric CPR. इसमें आप देख सकते हो अडल्ट है तो 2 हाथ है यहाँ पे on the sternum. ये sternum है, उसके elbow straight है and she's giving a CPR. This adult मतलब 12 साल के ऊपर is adult. Then if the child, अगर बच्चा 1 to 12 years के बीच में है, then you can use 2 hands, but you can also use 1 hand. हम लोग एक ही हाथ यूज करते हैं, depends on the age. Okay. And इसमें this lady is using 2 fingers. So infant मतलब 1 साल के अंदर का जो बच्चा है उसको infant बोलते हैं. To rescue that child, 2 fingers over the same position, उसी जगह पे जहाँ पे आपका sternum या breast bone है वहीं पर उसको प्रेस करना है. ठीक है. बाकी चीजें सेम है. डेप्थ अगर infant है तो फिर 4 सेंटीमीटर, अगर उससे ज्यादा है तो 5 सेंटीमीटर. रेट सेम है 100 to 120 और रेशियो इज 30:2. सेम 30 chest compression and 2 rescue breaths. Okay, so this is a scenario. Scenario को देखते हैं. We're now going to run through the full scenario in real time of someone finding a person who's not breathing and in need of CPR. The person is on their own
that someone responds to their call for help. The scenario assumes the rescuer does not have gloves or a face shield available to them. Help! So उसने आते ही पहले हेल्प के लिए Can I have some help, please? और सीन सेफ्टी के लिए उसने Hi, चेयर my name is Damien. Then he's I'm a calling, first aider. responding. Can I help you? Are you all right? Head tilt. He's listening for breathing. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is What's rescue number happened? 2. I don't know. How can I help? Call 999, request for an ambulance, tell them I have an unconscious, non-breathing casualty. We're located at 650 The Crescent Business Park. Come back and tell me what they say. Shall I get an IED? Yes, please. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. उसका चेस्ट राइज भी हो रहा है when he's giving the 2, pain. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Here's the IED unit. Thank you, Lucy. तो ये है AED मतलब ऑटोमेटेड डिफिब्रिलेटर डिवाइस. ये ना अब इंडिया में भी मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसेस या फिर एयरपोर्ट्स पे या जो बड़े बड़े मॉल्स है यहाँ और स्कूल्स में भी ये अवेलेबल है. इसको कोई भी यूज कर सकता है. 1. Adult patient. Call for medical assistance. Remove clothing from patient's chest to expose. ये इसके पैड्स है, उसके ऊपर ड्राइंग होती है आपको कहाँ प्लेस करना है. ओके. Their skin. Pull green tab to remove pads. On the right side. This is Peel just below pads the from heart. liner. Assessing heart rhythm. Do not touch the patient. Okay, just stand back. Please do not Since ये इलेक्ट्रिक शॉक देने वाला है, so you have to clear. touch the patient. Analyzing. Do not touch the patient. Stand clear of patient. Shock advised. Okay, Stand clear of stand patient. clear. Press the orange shock button now. Shock delivered. Begin CPR. तो ये मशीन ऑटोमेटिकली रिदम को चेक करती है. अगर उसको लगता है कि रिदम ठीक नहीं है तो इट विल डिलीवर शॉक ऑन इट्स ओन और इट विल टेल यू, मतलब वो बताएगा आपको कि शॉक डिलीवर करना है. तो ये बीच में एक बटन होता है. okay? और आफ्टर मतलब शॉक देने के बाद तुरंत फिर से सीपीआर इनिशिएट करना है. It is safe to touch the patient. Place overlapping hands in middle of chest. Press directly down on the chest in time with metronome. Remain calm. Good compressions. Good compressions. Okay, that's it. किसी के कोई questions? मैम आई थिंक हम लोगों को ना ये वाला जो सेशन है ना आपका, आई थिंक वी विल हैव टू रीवॉच इट, मतलब दोबारा देखना पड़ेगा ताकि ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स है ना, बिकॉज ये हमारे लेवल पे अगर देखा जाए तो हम लोगों के लिए तो कम्प्लीटली एब्सोल्युटली बिल्कुल नया चीज है ये. तो इसको हम लोग एक बार दोबारा रीवॉच करेंगे. और इसके अंदर आपने जो ये बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को पहली बात तो आपको थैंक्स बोलना चाहिए और आपके लिए शायद क्लैप भी होना चाहिए कि आपने इतने अच्छा से बताया है. तो Yes, बिल्कुल. इसको एक बार Thank you. Thank you. Thank you so तो- much, Sonia ji. Very important information. Welcome. I hope मैंने ठीक से एक्सप्लेन किया. मैं ना बीच में स्विंग हो जाती हूँ, इंग्लिश में बोलने लगती हूँ. थैंक्स फॉर द रिमाइंडर. नहीं, perfect था.
Amazing, perfect. नहीं तो कोई बात नहीं है। अभी हम लोग सारे सेशन को देखेंगे, जिसको जहाँ कुछ समझ नहीं आएगा ना तो क्वेश्चंस आएंगे तो आप उनको आंसर कर देना। आप बेसिकली आप ये कर सकते हो कि आप इस सेशन के लिए जो आपने किया है ना, जिन लोगों ने अटेंड किया है, उनके लिए एक सेपरेट ग्रुप बना देना, जिनको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछने हैं ना वो आपसे पूछ सके। ओके लेकिन वो केवल उसी ग्रुप में होना चाहिए, अदरवाइज होगा क्या ना, जो हमारा नॉर्मल जो ग्रुप चल रहा है ना उसके अंदर इतने क्वेश्चंस इंसर्ट होंगे ना, तो बाकी लोगों के लिए हो सकता है इतना इंटरेस्टिंग ना हो। अगर और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर अभी हम लोग काउंट देखें ना, देखो ग्रुप का आपने वो क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिया है या मतलब इज इट स्टिल ऑन? आई थिंक इट्स ऑन। Still on. बंद कर दीजिए। कोई बात नहीं, रहने दो, कोई बात नहीं, रहने दो। 36 अटेंडीज हैं, तो इट मींस 36 लोग ऐसे हैं दोज हु आर सीरियस अबाउट इट, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को जानना था। तो इसको आप ना एक सेपरेट ग्रुप बना देना जिसके अंदर ये जो 36 हैं, क्या नाम है हमारा, राजीव जी, अगर आप एक काम कर सकते हैं, जितने भी अटेंडीज हैं ना इनका एक स्नैपशॉट ले लेना, और ये जो 36 अटेंडीज है ना इनको ऐड कर देना उस ग्रुप के अंदर, ताकि जब ये लोग बाद में देखें ना तो ये अपने अपने क्वेश्चंस पूछ सकें। ठीक है, ठीक है। करेक्ट। ठीक है ना? अभी तो एक तो कोई ये हो questions गया, हैं? और हाँ मैम, क्वेश्चंस ये हैं कि ये जो आपने एंड में ये बताया था ना, ये इलेक्ट्रिकल शॉक्स वाला, तो इस हाँ। केस में देखो, अगर सपोज देयर इज एन इमरजेंसी, अब आपके पास इस तरीके का कोई इक्विपमेंट है नहीं, तो आप क्या करोगे? बिकॉज ऐसा तो नहीं है ना कि हम सारे ही इस तरीके आप का इक्विपमेंट क्या लेके घूमे। राइट, ओके, आप सीपीआर कंटिन्यू करोगे, आप टोटल 5 साइकिल्स दे सकते हो, ठीक है, एंड टोटल 30 मिनट्स के लिए सीपीआर कर सकते हो। अगर 20-30 मिनट्स में पेशेंट रिवाइव नहीं हो रहा है देन लेट इट गो, और तब तक तो एम्बुलेंस आ जाएगी या पैरामेडिक्स आ जाएंगे, बट यू हैव ट्राइड योर बेस्ट। ये एज अ लेमैन या जो मेडिकल बैकग्राउंड जिसका नहीं है उसके लिए दिस इज कमेंडेबल, इवन इफ दे कैन ट्राई टू गिव अ सीपीआर 20-30 मिनट का भी होगा तो भी ठीक है, लेकिन उससे पहले तो एम्बुलेंस आ ही जाएगी। अच्छा, तो मतलब एक तो ये हो गया 30 rescue breaths into 5 cycles and continue for at least 20 to 30 minutes. सोनिया मैम, एक क्वेश्चन मेरा भी है, अगर सपोज कि ऐसे एक ही टाइम पे 2 पेशेंट हो तब उसमें क्या करेंगे? और जो है रेस्क्यू करने वाला केवल सिंगल पर्सन हो। ऐसे कंडीशन में मैम तो आपको चूज करना पड़ेगा कौन रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर दूसरा इंसान अगर रिस्पॉन्ड कर रहा है तो यू गो, मतलब उसके पास जाओ जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। आप दोनों को तो सीपीआर नहीं दे सकते ना। जिसका ब्रीदिंग चल रहा है उसे देना है या जिसका नहीं चल रहा है उसे देना है? नहीं, जो ब्रीथ नहीं कर रहा है, जिसका पल्स नहीं है उसको देना है। अगर वो ब्रीथ कर रहा है लेकिन पल्स है और बहुत स्लो है तो उसको एक रिकवरी पोजीशन होता है, मतलब आप उसको ना लेफ्ट साइड पे सुला दो, आप उसके लेफ्ट साइड पे एक साइड पे सुला दो, दैट इज रिकवरी पोजीशन, ठीक। और जो इंसान ब्रीथ नहीं कर रहा है या जिसका पल्स नहीं है उसको सीपीआर देना है। अगर मतलब बेसिकली आपका हार्ट जब स्टॉप हो जाता है तो ही चेस्ट कंप्रेशन देना है। जिसका हार्ट चल रहा है उसको आप चेस्ट कंप्रेशन दोगे तो उसको और प्रॉब्लम्स हो जाएगी। ओके, हाँ। तो सोनिया मैम, I would just like to add, हाँ, please go ahead. Yeah, tell me. No, tell. No, it is okay. Somebody was asking you a question. नहीं, थैंक यू बोलना था बस। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था सोनिया जी। चीज है जो आपने इसके अंदर आई थिंक वो मिसिंग है, क्या है, बट मेरे को लगता है कि दिस शुड बी कवर्ड इन दिस, जो मतलब कंसीडरिंग द करंट सिनेरियो और वो उसको लेके चल रहा हूँ मैं। आई थिंक देयर शुड बी अ हेलमेट जो आपको अपने ना दरवाजे के पास रखना चाहिए, सो दैट इन एनी वर्स्ट केस सिनेरियो आप और कुछ करो ना करो, फटाफट से उस हेलमेट को अपने सर के ऊपर डाल लो। उसके बाद आपको जो करना है ना आप अपना करते रहो। और अगर आपको दौड़ना है तो फिर ऐसे दौड़ना है कि चप्पल हाथ में उठाई और इतनी तेजी से भागना कि आप दिखो ना कहीं पर भी। बट वो फिर अर्थक्वेक वाले सिनेरियो में आप बोल रहे हो ना? हाँ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। बिकॉज ये तो हाँ चीजें हैं मैम, हम लोग ये सारी चीजें एग्जीक्यूट कर सकते हैं उस लेवल पर जाकर जहां पर हम लोग खुद सरवाइव कर जाएं, ठीक। अब खुद के सर्वाइवल के लिए क्योंकि
दोनों चीजें बैलेंस करके चल रहे हैं। ये तो वो हो गया जो हम दूसरों के लिए कर सकते हैं। अब इसमें 49% भी देखते हैं कि हम अपने लिए क्या कर सकते हैं। अपने लिए ये है कि हम लोग एक हेलमेट तो एटलीस्ट सर के ऊपर होना चाहिए ना, कि कम से कम कुछ भी हो, रंबल्स हो, कुछ भी हो, आप पे हेड पे कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए, बस इस चीज का ध्यान होना चाहिए। दैट इज राइट। इसलिए जो सबसे पहला जो स्टेप था दैट वाज सीन सेफ्टी। रेस्क्यूअर्स सेफ्टी इज अबव विक्टिम सेफ्टी। सो अगर आपको वो सेफ नहीं लग रहा है देन यू डोंट हैव टू गो देयर। हाँ, तो दैट वाज माय पॉइंट। और मैम कुछ ना मतलब यू मे फाइंड इट अ सिली क्वेश्चन, बट कुछ लोग इतने बेवकूफ होते हैं जैसे मेरे जैसे, जो कि माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन के लिए भी दे में आस्क कि आई डोंट वांट टू टेक इट फ्रॉम अ मेल से नहीं लेना है, फीमेल से ही लेना है। तो उस टाइप की सिचुएशन में ऐसे कंडीशन में इफ यू आर अ रेस्क्यूअर, यू आर प्राइमरी केयर गिवर, यू हैव टू, अगर आपको नहीं करना है तो आप रुमाल डाल दो उसके मुंह पे, राइट? मैम हमारा really तो चले ना तो ऐसे एक तो के ऊपर से तू ये तेरे ड्रामा चल रहा है यहाँ पर। और जो पेशेंट है इसीलिए वो वहाँ तो पे रखा है ना रुमाल, पता नहीं कौन ब्रीथिंग दे रहा है, सो इट्स ओके। आके उसको पहले बेहोश कर दो, उसके बाद उसे होश में लाओ कि पहले तो तू अपने ड्रामा बंद, उसके बाद हम तेरे को होश में लाते हैं। नहीं ऐसा नहीं होता है। जब अगर ऐसी कंडीशन आती है ना उस समय में उस टाइम पर ना मेल और फीमेल नहीं देखा जाता, वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा आपके अंदर कि आप उसकी हेल्प करो। उस समय में आपको ये बिल्कुल नजर ही नहीं आएगा, ऐसा होता है। That is true. That is true. I agree. Correct. Absolutely. Very true. True. क्योंकि उस टाइम हमें बस एक सर्विस ही देनी है, doesn't matter for the female or male ना। आप किसी की जान बचा रहे हो। Exactly. तो सही है ना। और एक क्वेश्चन था जो आपने बोला इसे सीधा लेटाना है, सुलाना है, हाँ? केस कुछ ऐसा जैसा टर्की जैसा सिचुएशन हुआ, मैं नहीं चाहती हाँ, लेकिन वहाँ पे प्लेस है जो पूरा मतलब फ्लैट नहीं है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, कुछ है, तो वो कंडीशन में कैसे कर सकते? समझ में आया? हाँ, मुझे समझ में आया। उस कंडीशन से बेसिकली पेशेंट का जो नेक और हेड है ना उसको सपोर्ट देना जरूरी है। हाँ, मतलब जब ऐसे अर्थक्वेक जैसा सिचुएशन हो या और कुछ हो तो जो प्लेस रहेगा वो सीधा नहीं रहेगा। अगर अर्थक्वेक सिचुएशन है और अर्थक्वेक हो रहा है और चीजें यहाँ वहाँ गिर रही है तो वो सीन सेफ्टी में आ गया ना, तो आप क्यों घुसोगे उस जगह पे? हाँ, बहुत टाइम हो हो गया एंड देन आप वहाँ पहुंच गए, आप फिर हेल्प कर रहे हो, तो फिर आप उसको ऐसे फ्लैट जगह पे लेकर आओ ना, उसको खींच के कोई किसी फ्लैट जगह पे आप लेके आ सकते हो ना। हाँ, वही पूछना था कि मतलब उसका जो सरफेस है सबसे पहले फ्लैट चाहिए। जैसे बोला कोई डूब रहा है, आपको तैरना नहीं आता तो पानी में डाइव नहीं करना है, राइट? सो वही अगर एवरीथिंग इज सेफ फॉर यू, इफ यू थिंक इट इज सेफ टू गो इन, तो फिर आप जाओ, उसको किसी फ्लैट एरिया पे सुला दो और फिर करो। थैंक यू। और कुछ? एनीवन एल्स? थैंक यू सो मच मैम, आपने सोनिया जी सेशन किया है के अंदर। हाँ, अच्छा किसी और को प्लीज गो अहेड। वो जो लास्ट वन, वो क्या जो डिवाइस का क्या नाम था जो है वो उसका क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड AED। सो उसमें जो वहाँ पैच लगाया वो सॉरी बोलो। हाँ, पूछो। वो जो पैच लगाया वो जैसे पेशेंट सो रहा था, आई मीन ऑफ कोर्स इन दैट सिचुएशन, तो वो राइट साइड में लगाना है ना, नॉट द लेफ्ट। एक्चुअली वो ना इलेक्ट्रोड्स है, पैड्स होता है, इलेक्ट्रोड पैड होता है, और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर होती है पेशेंट को, राइट? सो उसके ऊपर ना आपने देखा होगा उसके ऊपर ड्राइंग थी कि कहाँ पे वो प्लेस करना है। तो जो राइट वाला है वो राइट पे रखना है, मतलब आपके बीच का जो ब्रेस्ट बोन है ना, जिसको स्टर्नम बोलते हैं, स्टर्नम के राइट साइड में रखना है, और एक जो है लेफ्ट साइड में आपके हार्ट के नीचे एक्सिला के अराउंड, आपका जो एक्सिला है उसके अराउंड रखना है। उसके ऊपर ड्राइंग होती है
और वो मशीन ना खुद बोलेगी, मतलब खुद देखेगी कि इसको शॉक देने की जरूरत है या नहीं, एंड इट विल डिलीवर द शॉक। ओके, तो मतलब टू पैचेस लगाने, एक राइट साइड और एक जो हार्ट के बराबर नीचे आपने बोला है ना? या और ये यूएस में हर जगह है बाय द वे, इवन रेलवे इसीलिए स्टेशन पे है। मैंने देखा है कभी-कभी, पर हाँ मेरे पास नहीं है, पर मैंने इसलिए सारी पूछा। मॉल्स में बड़े-बड़े जो मॉल्स वहाँ पे भी है ये, स्कूल्स में भी है, एयरपोर्ट्स पे है। क्वेश्चन इसीलिए हुआ कि वो जो राइट साइड में लगा है, बिकॉज़ हमारा हार्ट लेफ्ट में, इसलिए मैंने पूछा, पर बहुत अच्छे से समझा, थैंक यू। शॉक देना, शॉक डिलीवर करना है ना, तो राइट में एक लगता है और एक लेफ्ट के थोड़ा नीचे वाली साइड पे लगता है। अच्छा, ओके, थैंक यू। इसका इफेक्ट अच्छा होता है जब शॉक डिलीवर होता है तो। मतलब गिविंग शॉक फ्रॉम ऑल साइड्स टू द हार्ट। अच्छा, तो उनके रिदम चल रहे होते तो वो बीप करने लगता है, शॉक देने लगता है, इसका मतलब? या इट विल रीड द रिदम और रेट वो खुद कैलकुलेट करेगा। इट विल स्पीक ऑल्सो, वो बात भी करेगा कि हाँ अब इसको शॉक की जरूरत है, फिर वो बोलेगा कि ये बटन प्रेस करो। आपको क्लियर करना है, आपको पेशेंट को अगर आपका उंगली भी टच हुआ ना तो शॉक आपको भी लगेगा, सो आपको दूर हटना है पेशेंट, और फिर जब वो बोलेगा कि प्रेस बटन तो आपको वो बटन प्रेस करना है। थैंक यू मैम। एक क्वेश्चन और भी, एक क्वेश्चन मेरा भी है। मैम एक सेकंड में क्वेश्चन कर लूं, मेरे 2 क्वेश्चंस हैं, वो क्लियर हो जाए, आप प्लीज पूछ लेना। तो इससे रिलेटेड ना मेरा एक्सटेंडेड क्वेश्चन है। सपोज वी डू नॉट हैव दिस apparatus that you're talking about, तो अगर ये हिंदी में नहीं है। हाँ, मतलब मैं पूछ लेता हूँ मैं कि मैम मान लीजिए मेरे पास ये इक्विपमेंट नहीं है, ठीक है, और सिचुएशन ऐसी है कि जहां पर ये सारी चीजें है ही नहीं, उपलब्ध ही नहीं है कुछ भी, अब मैं करूं क्या उस केस में? क्या मैं कार की बैटरीज का समहाउ यूज कर सकता हूं उसके लिए? नो, बिकॉज उनकी वोल्टेज उतनी नहीं होती है। नो, आई वोंट रिकमेंड दैट। ओके, क्योंकि ना सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि वो जो पैड्स है ना, जो इलेक्ट्रोड्स है, उसके नीचे जेली होती है। इफ यू कैन अरेंज अ जेली तो फिर आप कर सकते हो। विद उसको डायरेक्ट स्किन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करोगे तो स्किन जल जाएगी, है उसके बाल जल जाएंगे, तो उसके ऊपर जेली लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप ला सकते हो तो आप टर्न, बट आई विल नॉट रिकमेंड, एटलीस्ट आई हैव नॉट सीन एनीथिंग लाइक दैट। हाँ, ठीक है, आई गेट योर पॉइंट। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि मैम इन अ रेस्क्यू सिचुएशन, ठीक है, अब आपके सामने सिनेरियो ये है कि दैट आप किसी को ना निकाल के लाए उस सिचुएशन के अंदर से, ठीक, अब उस केस में क्या है, मान लो 4 आसपास, तो इसका भी कुछ सिनेरियो होता है कि मान लो अगर आपने किसी को स्ट्रेचर ना हो आपके पास, हो सकता है कि केवल एक बेड हो, बेड भी छोड़ो, बेड की जगह पे एक लकड़ी का कुछ है, आपने उसको उस पे लिटा दिया है, तो उसको जब आप लेके जा रहे हो तो उसके अंदर भी कुछ ध्यान रखना पड़ता है कि मतलब इतने मतलब ज्यादा जर्क ना लगे, उसको झटके ना लगे, उस टाइप्स का भी कुछ ध्यान रखना पड़ता है क्या? तो यस, सो आपने सीपीआर दे दिया, पेशेंट का ब्रीदिंग वापस आ गया, आपको पल्स फील हो गया, ठीक है, इवन दो पेशेंट अनकॉन्शियस है, पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बट पेशेंट का पल्स है और ब्रीदिंग है, उसके बाद आप उसको स्ट्रेचर पे लिटाओ, या फिर एक बड़ी सी चादर भी आप ले सकते हो, बेडशीट, उसको भी मतलब 2 लोग उठा सकते हो उसमें डाल के पेशेंट को, पर उसमें ध्यान ये रखना है कि उसका नेक स्टेबलाइज है, नेक को उसको सपोर्ट देना है, बाकी सब ठीक है। तो एटलीस्ट मतलब नेक के नीचे अगर हम लोग सपोज अगर हमारे पास इस सिनेरियो के अंदर कुछ भी ना हो, जैसे मैंने बताया, तो उसमें नेक के नीचे अगर हम लोग कुछ कपड़ा सॉर्ट ऑफ लगा दें तो क्या इससे बैलेंसिंग हो सकती है? यस, आप ना कोई कपड़े को ऐसे रोल करके ना एक रोल बना दो, उसके नेक के नीचे उसको सपोर्ट के लिए रख दो। हाँ, ठीक है, थैंक यू, दैट वाज माय क्वेश्चन। ये जो जेल बोला आपने, जल या जेली कुछ, हाँ, हेलो, हाँ, तो वो जो सोनोग्राफी में यूज होता है वो होता है क्या अलग कुछ? बिल्कुल सेम वो मेडिकल, यस, सोनोग्राफी में यूज होता है, करेक्ट। हाँ, वही है। थैंक यू। मतलब मैम बेसिकली ये है कि उसकी जो नेक है ना वो बेंड नहीं होनी चाहिए ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ताकि जो है वो ब्रीथ वो आराम से कर सके, मतलब वो है सांस उसके आराम से जा सके, यही है ना? हाँ, विक्टिम जो है अनकॉन्शियस है, अब उसको आप कैसे भी हिलाओ, अब नेक अगर आप उसका शेक हो गया तो वो
उसका जो स्पाइन है वो इंजर हो सकता है, तो फिर आपकी सारी मेहनत वेस्ट। और दूसरा मैम, जो ये आपने जो डिवाइस बताया है, क्या ये जैसे ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है, और इसका प्राइसेस क्या है, सपोज अगर कोई लेना चाहता है? बट ये ना मेडिकल स्टोर में, मतलब जो इक्विपमेंट्स बेचते हैं ना, जो ECG वगैरह, वो मतलब उस जगह पे आप जाके पूछ सकते हो, बट आई डोंट थिंक ऑनलाइन है ये, क्योंकि इसको यूज करने के लिए भी ट्रेन होना पड़ता है। मतलब आपको मगर मतलब आप BLS में अगर आपका ट्रेनिंग है तो फिर वो आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। आपको पता ही नहीं होगा ना उसको यूज कैसे करना है, तो आई एम नॉट श्योर कि ऑनलाइन मिलेगा कि नहीं। पर जहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट्स मिलते हैं आप वहाँ पूछ सकते हो। और मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ठीक है लखानी जी, आप पूछ लीजिए। एक कार्डियो के लिए, आई मीन ECG चेक करने के लिए पोर्टेबल डिवाइस आती है, जस्ट लाइक पेन ड्राइव। यस, पेन ड्राइव, ओके, जस्ट लाइक पेन ड्राइव, मतलब पेन ड्राइव के जितनी साइज होती है और मोबाइल एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट होती है, और जब उस चीज को हम थाई पर या हम अपने हाथों पर, रिस्ट पर, कहीं पर भी हम लगा के बैठते हैं, तो मोबाइल एप्लीकेशन जब ऑन करते हैं उसमें हमारा लाइव ECG दिखता है। उसका मैं नाम भूल गया, लेकिन मैं आपको शेयर करूंगा। तो वो डिवाइस कितना जरूरी होता है ECG चेक करने के लिए, क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि अगर इस तरह का डिवाइस हम यूज करते हैं अपने लिए, घर में सभी फैमिली मेंबर्स के लिए, और कभी भी ECG कुछ भी हो, तो अगर डॉक्टर को वो ECG हम आराम से PDF फाइल भेज सकते हैं, वो अपने हिसाब से स्टडी कर सकते हैं। तो ऐसा सुना गया है कि ऐसी कुछ घटना होने से पहले अगर वो ECG में ही पकड़ में आ जाती है, तो डॉक्टर बिफोर दैट टाइम हमें वो ट्रीटमेंट शुरू करवा सकते हैं। तो ऐसा कोई पोर्टेबल डिवाइस है जो मैं आपको शेयर करूंगा, और अगर आपको सही लगे फिर तो हम आगे यूज कर सकते हैं। पता था पेन ड्राइव के साइज का कोई, देखो ECG का क्या है बताती हूँ आपको। आपके हार्ट पे जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है उसको रिकॉर्ड करता है ECG। तो उसके जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना, वो एक स्पेसिफिक जगह पे प्लेस करने होते हैं। आर्म्स पे, वो आर्म पे होता है, 2 लेग्स पे होता है, हाँ, उसको लिम्ब लीड्स बोलते हैं। और चेस्ट पे प्लेस करने के साथ होते हैं, दैट इज कॉल्ड चेस्ट लीड्स। तो वो प्रॉपर आपको एक हर लेवल का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिखाएगा। लेकिन हाँ, मैंने ये चीज सुनी है कि आपका जो स्मार्ट वॉच होता है ना, स्पेशल एप्पल वाला वॉच, तो वो भी कैन डिटेक्ट कि कोई रिदम में डिस्टर्बेंस, अरिथमिया हो रहा है, तो वो डिटेक्ट कर सकता है, एंड इट कॉल्स द एम्बुलेंस ऑल्सो। मतलब वो SOS अलर्ट दे देता है। कुछ स्मार्ट वॉचेस है जो ऐसा करते हैं। वो डिवाइस के बारे में मुझे नहीं पता, आप मुझे भेज दो, मैं देख लूंगी। ठीक है, ओके। हेलो, थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन है, और ये हम सबके लिए बेटर रहेगा कि एक स्मॉल, मतलब एक रेस्क्यू सिचुएशन के अंदर, मतलब आपको ना यू विल हैव टू विजुअलाइज इट कि एक रेस्क्यू सिचुएशन के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो एक मेडिकल किट के अंदर होनी चाहिए। अगर आप वो शेयर कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। यस, सो मैं अभी मुझे ये इम्पोर्टेंट लगा बहुत ज़्यादा, बेसिक लाइफ सपोर्ट, इसलिए मैंने इसको पहले किया है। बट मैं वो फर्स्ट एड का भी बॉक्स बना के उसका एक शॉर्ट वीडियो बना के ग्रुप में भेज दूंगी, वो भी मैं करने वाली हूँ। एंड देन आई एम गोइंग टू डू जो ड्रेसिंग है ना, ड्रेसिंग, स्प्लिंटिंग, मतलब अगर कहीं फ्रैक्चर हो गया है तो आपको कौन से पोजीशन में वो हाथ रखना है या पैर रखना है, किस तरह के स्प्लिंट यूज कर सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में, उस सब का भी मैं एक ट्रेनिंग रखूंगी। ये सिर्फ बेसिक लाइफ सपोर्ट। और मैम एक चीज और भी है, जो वो नोज ब्लीडिंग है ना, नोज ब्लीडिंग, उसके बारे में भी जो है वो ज्यादातर जो लोग है ना वो अवेयर नहीं है कि उसका जो है फर्स्ट एड कैसा है। जैसे किसी को नोज ब्लीडिंग होती है तो वो उसको बिल्कुल स्ट्रेट लिटा देते हैं, जबकि वो रॉन्ग है ना, आई थिंक। या वो ना आपके लंग्स में जाके ना वो इट विल कॉज प्रॉब्लम। तो वो, उसको क्या करना है, क्लॉटिंग हो जाती है। हाँ, आगे झुकाना है, बेंड करना है नीचे,
और नाक का जो सॉफ्ट एरिया है ना उसको पिंच करना है। सो किसी भी ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए इम्पोर्टेंट है प्रेशर, है ना। तो नाक का भी ऐसा ही है, उसको आगे झुका के नाक को ऐसे पिंच कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट्स के लिए। अगर रुकता है तो वेल एंड गुड, यूजुअली तो रुक ही जाता है। लिटाना नहीं है, पीछे लिटाना नहीं, ऊपर नहीं देखना है, क्योंकि आप उसको ना आपके लंग्स में स्वॉलो कर सकते हो, दैट विल बी मोर डेंजरस। लंग्स में एयर के अलावा और कुछ नहीं जाना चाहिए, ना पानी ना ब्लड। यस मैम, इसकी भी जो फर्स्ट एड है ना मैम वो बहुत ही रॉन्ग है, क्योंकि मेरे स्कूल में भी जैसे इसकी जो फर्स्ट एड दी जाती है ना इसी तरीके से दी जा रही थी, तो फिर मैंने फिर उनको करेक्ट कराया, क्योंकि ये प्रॉब्लम ना मेरे छोटे बेटे में थी, तो उसकी जो नोज से ब्लीडिंग हो रही थी, तो जब हमने उसको डॉक्टर को दिखाया तब उन्होंने बताया कि इस तरीके की इसकी फर्स्ट एड ऐसे है, जैसे अभी आपने जैसे एक्सप्लेन किया है। तो इसकी जो फर्स्ट एड है ना वो बहुत लोगों को, मुझे लगता है कि काफी सारे जो लोगों को इसकी फर्स्ट एड नहीं पता है, और अभी इसी तरीके से पता है, क्योंकि मुझे भी पता है कि जब मैं बचपन में भी मेरी ब्लीडिंग होती थी तो मम्मी भी हमें इसी तरीके से ही लेटा देती थी। ये है, तो ये भी होना बहुत जरूरी है, इसकी भी है। हाँ, ये जो फर्स्ट एड है इसकी नोज ब्लीडिंग की भी फर्स्ट एड पता होना, अवेयर होना सबको बहुत जरूरी है। इसको भी मैं इंक्लूड करूंगी, थैंक यू फॉर सजेस्टिंग। बाकी आपको वो बच्चों वाला सीपीआर समझ में आ गया ना, जो इन्फेंट वाला? मैम लाइक आई सेड कि जैसा मैंने कहा कि हम लोगों को ना ये सेशन एक बार और देखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस अभी बहुत आएंगे, एक बार में इसको पूरा समझ नहीं है वो हमारे लिए। और मैं एक पॉइंट था जो मेरा पर्सनल है, अगर आप सेपरेट एक वीडियो बना सकें एक्यूट माउंटेन सिकनेस के ऊपर, तो अगर आप वो बना सकें उसको कैसे किया जा सकता है, तो इसमें भी 3 टाइप्स। यस एक्यूट माउंटेन सिकनेस तो फर्स्ट स्टेज है, उसके बाद भी होता है बहुत कुछ, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप तो और भी है उसके। आई विल का वीडियो होता है और वो सारी चीजें भी थोड़ा सा अगर, क्योंकि मैम फ्रैंकली स्पीकिंग जिस सिचुएशन को हम लोग सोच के चल रहे हैं ना, ये सिचुएशन भी हो सकती है, बट ठीक है, अगर आप बाकियों से ना शेयर करना चाहें तो एटलीस्ट इसके लिए एक वीडियो बना के कम से कम हमसे शेयर कर दें, देख लेंगे। I'll share it अगर सबकी इच्छा हो तो it's better ना सबको पता चले। और acute mountain sickness is just the first step, first stage, उसके बाद भी बहुत कुछ होता है। हाँ, acute mountain sickness में सिर्फ vomiting होगा, giddiness होगा, लेकिन आगे उसके बाद भी stage 2, stage 3 पे a person can die also। उसका मैं बनाऊंगी वीडियो, मुझे पता है। वो इम्पोर्टेंट। तो मैम आई थिंक वी शुड कंक्लूड नाउ, 1 घंटे का ऑलरेडी वीडियो। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू, हम सबकी तरफ से। वैसे तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, बट मैम प्लीज कीप क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ कंटेंट, और हम लोगों से प्लीज शेयर करते रहिएगा। और सेशंस आप इतने ले सकोगे ना बेटर। I hope, you're welcome. I hope I was not very fast. मैंने कोशिश किया थोड़ा तेरे बात करूँ, थोड़ा हिंदी में नहीं परफेक्ट था सोनिया जी, बहुत परफेक्ट। थोड़ा थैंक यू सो